हेलो एवरीवन। नाउ यू नो वेरी वेल कि साउंड होता क्या है, किस तरह से उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो अब हमें देखना है उसी साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जिस साउंड की हम बात कर रहे हैं, जिस साउंड को हम पूरे दिन सुनते हैं, हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखना है कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, जिसकी वजह से सारी आवाज़ें हमें अलग अलग सुनाई देती है। किसी अंधेरे कमरे में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की आवाज़ को बहुत ईजीली सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि हाँ ये उसी की आवाज़ है। किसी भी आवाज़ को सुनते ही हम उसके अंदर डिफरेंस बता देते हैं कि अच्छा ये तो इसकी है, लेकिन ये वाली आवाज़ किसी और की है। कैसे बता देते हैं? तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसी की वजह से आपको फील हो जाता है कि हाँ ये आवाज़ डिफरेंट है और ये आवाज़ जो है वो बहुत डिफरेंट है। किस चीज़ की आवाज़ है ये भी आप बहुत ईजिली उसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बता पाते हो। सो आज हमें उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि साउंड होता क्या है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो यू नो वेरी वेल कि जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो वाइब्रेशंस होते हैं। जब वाइब्रेशंस होते हैं तभी तो साउंड प्रोड्यूस होता है। मैंने कुछ बोला तो मेरी वोकल कॉर्ड में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। अब ये टू एंड फ्रो मोशन क्या है? ये तो आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव करता है तो उसे हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। नाउ जब साउंड प्रोड्यूस होता है और जब वाइब्रेशंस होते हैं तो उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है और वो एयर पार्टिकल अपनी एनर्जी को आगे से आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। अब जो एयर पार्टिकल्स है वो किस तरह से मूव करते हैं? तो एयर पार्टिकल्स हमेशा, अगर वो एक एयर पार्टिकल अगर यहाँ का है तो वो हमेशा ऐसे मूव करेगा, यहाँ 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 यहाँ, इस तरफ ऐसे जाएगा। फाइन। तो अगर मैं इस वेव को बनाने की कोशिश करूंगी तो वो वेव किस तरह से बनेगी? ये वेव बनेगी, अगर ये इसकी मीन पोजीशन है, सपोज ये इसकी मीन पोजीशन है किसकी? एयर पार्टिकल की। अगर पार्टिकल अगर यहाँ है तो मीन पोजीशन ये होगी। अब जब ये इस तरह से मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, तो इसकी जो वेव बनेगी वो इस तरह से बननी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो हम एक काम करते हैं, इसको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल में ले लेते हैं। तो वर्टिकल की जगह हम किस में ले रहे हैं? इसको हॉरिजॉन्टल में। देखें, ये इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी। ये कौन सी इसकी मीन पोजीशन है? अब मीन पोजीशन से जब इस एयर पार्टिकल का मूवमेंट हम शो करेंगे तो ये मूवमेंट तो इसका इस तरह से होगा। इसका मतलब है ये क्या है? ये एक साउंड वेव है। इसी तरह से हमारा जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर जाता है, इसी तरह से, इसी वेव की फॉर्म में। जब एयर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करेंगे तो इसी टू एंड फ्रो मोशन की वजह से ही क्या होगा? इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जो कि होगा वर्टिकल वे में। लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? हॉरिजॉन्टल वे में लिख दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे उसको ऐसे लो चाहे ऐसे लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है कि ये अप एंड डाउन क्या है? ये अप एंड डाउन क्या है? ये तो आगे पीछे जा रहा था, वो चीज़ ठीक है, लेकिन ये अप और डाउन का अब मीनिंग क्या है? बिकॉज जब भी हम इसको किसी चीज़ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ले लेते हैं तो उसके बाद हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस ज़रूर होता है। तो यहाँ पर भी वही है कि जब हम बात कर रहे थे इस पार्टिकल की, तो ये पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, ये आगे जा रहा था, पीछे आ रहा था, फिर आगे जा रहा था, फिर पीछे आ रहा था। लेकिन अब क्या होगा जब हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि ये जो वेव है ये भाई इस तरह से मूव करती है। फाइन। तो उसका अब कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक कि भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, हम उसे क्या नाम देने वाले हैं? तो हमने जब साउंड के प्रोपेगेशन की बात की थी तो उस साउंड प्रोपेगेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट, सपोज ये मेरा क्या है? ये है साउंड जनरेटर। ये है साउंड जनरेटर जिसने साउंड जनरेट किया है। फाइन। जब ये वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेट होते ही क्या हो गया? यहाँ जो एयर पार्टिकल्स है पास में, वो एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ये एयर पार्टिकल्स है, ये एयर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ये टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देते हैं। अब इस टू एंड फ्रो मोशन से होता क्या है कि भाई ये तो हुआ हमारा फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल। अब क्या होता है? सेकेंड सेट ऑफ एयर पार्टिकल भी है। ये है सेकेंड सेट ऑफ एयर पार्टिकल जो इसके जस्ट पास में होंगे। हमने थोड़ा सा इसको गैप से बनाया। अब ये क्या करेंगे? जब ये पार्टिकल, जो फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल है, जब ये मोशन करेंगे, जब ये आगे की तरफ जाएंगे तो आगे की तरफ जाते ही क्या हो जाएगा? इनसे टकरा जाएंगे। थोड़ा सा आगे गए तो इन एयर पार्टिकल से टकरा गए। जैसे ही वो इनसे टकराए तो क्या करेंगे? एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ एनर्जी थी, अब किस में आ गई? इनमें आ गई। अब ये पार्टिकल फिर पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो जहां पर ये पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने का मतलब क्या होता है? वहां की डेंसिटी बढ़ जाती है, वहां का प्रेशर बढ़ जाता है और उस एरिया को हम कह देते हैं कंप्रेशन रीजन।
उस एरिया को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन रीजन कहते हैं। बट जैसे ही ये पार्टिकल फिर से दूर दूर हो जाएंगे, मतलब ये जो पार्टिकल्स होंगे एनर्जी ट्रांसफर कर दी इन्होंने, तो ट्रांसफर करने के बाद ये फिर कहाँ चले जाएंगे, अपनी मीन पोजीशन पर जाने की कोशिश करेंगे। बट ये अपनी मीन पोजीशन से भी थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, बाद में जाएंगे मीन पोजीशन पे, बट एक बार ये पीछे आ जाएंगे। अब जब इनको एनर्जी मिल गई है तो ये किस तरफ जाएंगे, ये यहाँ मूव करेंगे, फॉरवर्ड में मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। यहाँ पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल कम, तो प्रेशर हो जाएगा कम, डेंसिटी भी हो जाएगी कम, और उस रीजन को हम कह देते हैं रेयरफेक्शन। उस रीजन को हम क्या कह देते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं रेयरफेक्शन। अब ये जो दो नाम हैं, इन्हीं दोनों नामों से हमारी ये जो वेव है ये अप एंड डाउन होने वाली है। कैसे, तो ये जो कंप्रेशन है, जब हमारी वेव ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जब हमारी वेव ऊपर की तरफ मूव करेगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि ये क्या है, कंप्रेस्ड है। जब कंप्रेशन होगा तो वेव ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जब रेयरफेक्शन होगा इसका मतलब है जो ये वेव है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि कोई ऑब्जेक्ट जो आगे की तरफ जाएगा तो कंप्रेशन, पीछे की तरफ आएगा तो रेयरफेक्शन है। फाइन, आगे की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, नेक्स्ट पार्टिकल से टकराएगा, और जैसे ही वो उनसे टकराएगा वैसे ही वहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, एयर पार्टिकल्स जो है, एयर पार्टिकल्स वो एकदम पास पास में आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। दैट इज़ वाई उसे हम कहते हैं कंप्रेशन। और जैसे ही वो पार्टिकल पीछे की तरफ मूव करेगा, आगे वाला पार्टिकल और आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये स्पेस जो होगा बीच के अंदर, उसी की वजह से हम कह देते हैं रेयरफेक्शन है। फाइन, तो आई होप कि इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जब भी किसी साउंड वेव के अंदर ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है, साउंड वेव के अंदर जब भी पार्टिकल जो है आगे की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब है ऊपर वाला बनाएंगे हम। अब ये जो ऊपर का जो यू बन रहा है आपका उल्टा यू, इसको क्या कहते थे, कंप्रेशन रीजन की वजह से है। ये जो नीचे वाला है वो किसकी वजह से है, ये है रेयरफेक्शन की वजह से। इसका मतलब है कि एयर पार्टिकल्स जो थोड़े थोड़े दूर हो गए हैं, इसी को हम कह देते हैं रेयरफेक्शन। फाइन, तो आई होप कि इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है। अब साउंड वेव भी आपको समझ में आ गया कि हमें इस साउंड वेव को फॉर्म कैसे करना है, किस तरह से हमें इसको बनाना है। तो हमेशा ये वेव इसी तरह से बनेगी। ये अलग मैटर है कि हमें कई बार होता है कि ये वेव जो होती है बिल्कुल ऐसे बनती है, दूर दूर हो जाता है सब, कई बार होता है कि बिल्कुल ऐसे पास पास में आ जाता है। अब ये क्यों आते हैं, तो ये जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी चीज़ें कि ऐसा क्यों होता है कि कई बार इतना बड़ा हो जाएगा ये यू, यानी ये जो वेव बनेगी वो बहुत लॉन्ग बन रही है, कई बार होता है बहुत छोटी छोटी सी वेव बनती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो आई होप कि आपको इतनी तो क्लियर हो गई ये चीज़ कि रेयरफेक्शन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, वेव में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। फाइन, चलिए अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके नाम आपको दिख रहे होंगे वो है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। इसके अलावा भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। साथ ही साथ और भी नाम है, एक है लाउडनेस। इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों नहीं नाम, यहाँ पे पर्टिकुलर में नाम क्यों नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ये इन्हीं पे बेस्ड है। लाउडनेस जो है वो इन्हीं में से किसी एक के ऊपर बेस्ड है, पिच है वो भी इन्हीं में से किसी एक के ऊपर बेस्ड है। स्पीड हमको पता ही है क्या होती है, किसी भी चीज़ की स्पीड क्या होती है, पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है उसी को हम क्या कह देते हैं, स्पीड कह देते हैं। चलिए, सो एक और वर्ड हम डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा इंटेंसिटी। इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताओ कि जब वाइब्रेशन होता है, जब टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो क्या वो ऑसिलेशन के इक्वल नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ऑसिलेशन के इक्वल ही होता है। अब देखो होता क्या है, सपोज कोई एक पार्टिकल है, अब हम पेंडुलम की बात कर लेते हैं। चलिए हम पेंडुलम की बात करते हैं। ये जो पेंडुलम है जब ये ऑसिलेट करता है, जब ये ऑसिलेट करेगा तो ये क्या करेगा, ये आगे जाएगा, यहाँ से अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा, फिर पीछे की तरफ चला जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फाइन, यही होता है। ये अपनी मीन पोजीशन पे कितनी बार आया, पहले था, फिर आया, फिर एक बार और आया। अब मैं इसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर देती हूँ। जैसे ही मैं इसको टेढ़ा करूँगी, देखो इसकी मीन पोजीशन यही तो है। फाइन, तो यहाँ हम इसकी मीन पोजीशन ले लेते हैं। ये पेंडुलम यहाँ अपनी मीन पोजीशन पर था, यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आते आते फिर अपनी मीन पोजीशन पे आया, उससे नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो ये क्या हो गया, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। 1 2 3 1 2 3। फाइन, इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम कह रहे थे एक ऑसिलेशन है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, यानी अगर पेंडुलम है सपोज, ये क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन से यहाँ जाएगा, वहाँ पे इधर के साइड में जाएगा, वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर भी वही है
कि वन वेव का मतलब क्या होगा, वन वेव का मतलब होगा अपनी मीन पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट जो है, जो भी पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आ गया और नीचे आएगा, वापस अपने वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसे हम क्या कह देंगे, वन वेव कह देंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, वन वेव। अब ये वन वेव या जो वन ऑसिलेशन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमने इसको पढ़ा है, ये हम जब फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वन वेव एक्चुअली होती क्या है। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि जो कंप्रेशन है उसकी वजह से ये अप होता है, रेयरफेक्शन जो होता है उसे हम नीचे की तरफ से डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट जब मैं इस पूरे वेव के अंदर अगर मैं चाहूँगी कि मुझे एक वेव बताओ कि कहाँ तक कंप्लीट हो रही है, या फिर मैं अगर वन ऑसिलेशन की बात करूँ, वन वाइब्रेशन की बात करूँ, तो इसका मतलब होगा कि जो ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, ऊपर की तरफ गया, नीचे आते आते फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर आगे चला गया, वापस आया मीन पोजीशन पे, यहाँ तक ये जो है ये क्या होती है, ये वन वेव कंप्लीट हो रही है यहाँ तक। फाइन, चलिए अब वेव भी आपको क्लियर हो गई है। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि है एम्पलीट्यूड। वन बाय वन हमें सारे टॉपिक क्लियर करने हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये क्या है वो क्या है, बहुत छोटी छोटी सी माइनर चीज़ें हैं। अब होगी कहाँ से, ये वर्ड सारे के सारे आए कहाँ से, इसी में से आए हैं। जब ये सारे वर्ड इसी में से आए हैं तो सिंपल सी चीज़ है भाई, वेव ही इतनी सी है, तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें जो है बहुत जल्दी क्लियर होने लगेगी। चलिए सो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं हमारा एम्पलीट्यूड। सबसे पहला क्या आता है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कोई भी पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कह देंगे एम्पलीट्यूड। अब जैसे कि हमने पार्टिकल की बात, पेंडुलम की बात की थी, तो पेंडुलम के अंदर क्या था, ये अपनी मीन पोजिशन से यहाँ आ रहा था, यहाँ से वापस यहाँ आ रहा था, और यहाँ से फिर अपनी मीन पोजिशन पे आ रहा था। लेकिन इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम चेक करेंगे, इस तरफ अगर मैं देखूंगी तो यहाँ तक इसने डिस्प्लेसमेंट किया, उस तरफ अगर मैं देखूंगी मीन पोजीशन से तो यहाँ तक का इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इससे आगे नहीं गया वो। हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही इक्वल होते हैं, कभी भी ये चेंज नहीं होंगे कि एक ज़्यादा एक कम है, बिल्कुल नहीं, दोनों ही क्या होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। तो अगर हम वेव की बात करें, अगर हम इसी के अंदर इन वेव की बात कर लेते हैं तो इस वेव के अंदर भी यही होगा, इस वेव के अंदर भी क्या होगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। अब एक वेव कौन सी हमारी, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक की जो वेव है वो एक वन वेव है हमारी। अब इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, जो पीक पॉइंट है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कह देंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देख लो जो रेयरफेक्शन है, अभी हमने क्या कहा, चाहे लेफ्ट साइड ले लो चाहे राइट साइड ले लो, हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा दोनों ही साइड में। तो यहाँ पर भी जब हम इसकी बात करेंगे कि ये इसकी पीक पोजीशन जो है, पीक जो पॉइंट है इसका, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है कंप्रेशन रीजन की, और अगर रेयरफेक्शन की भी हम चेक कर लेते हैं कि इसका जो पीक पॉइंट है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी, और हमेशा इक्वल होंगी, सारी वेव में इक्वल होगी। ऐसा नहीं कि एक वेव में ऐसा है और दूसरी वेव में फिर चेंज हो गई, बिल्कुल नहीं, सारी ही वेव में क्या होंगी, सिमिलर होंगी, कहीं चेंज नहीं होगा। नाउ अब ये जो दोनों पीक पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, जब सारी इक्वल है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। होता है क्या है एम्पलीट्यूड में, कि जो इस वेव का जो पीक पॉइंट होगा उस पीक पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है मीन पोजिशन से, जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, उसे हम कह देते हैं एम्पलीट्यूड। इसका मतलब एयर पार्टिकल था या कोई भी पार्टिकल जो कि वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन के टाइम पे वो अपनी मीन पोजीशन से कितना लेफ्ट साइड जाएगा, कितना राइट साइड जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, उसी को हम कह देते हैं एम्पलीट्यूड। आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई कि एम्पलीट्यूड बेसिकली होता क्या है। अब ये जो एम्पलीट्यूड है क्या, डिस्टेंस ही तो है। एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्टेंस ही तो है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, कि भाई ठीक है पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से इतना ऊपर गया है वो पार्टिकल, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्टेंस है। तो अब हम क्या कहेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, मीटर हो जाती है, क्योंकि यह है तो क्या, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। फाइन, चलिए नाउ amplitude refers to the distance of the maximum vertical displacement of the wave from its mean position। अपनी mean position से जो maximum इसका vertical displacement होता है उसे ही हम कहते हैं amplitude। larger the amplitude higher the energy। हाँ, ये आपको जरूर याद रखना है कि जितना ज़्यादा amplitude होगा इसका मतलब है उस वेव में साउंड एनर्जी
उतनी ही ज़्यादा है। मतलब कि अगर हम बात करें, एक तो ये वेव है हमारे पास में, एक वेव हम और ले लेते हैं, एक ये वेव हो गई हमारे पास, एक वेव हमने ली ऐसी, ये। अब इसका एम्पलीट्यूड चेक कर लो, इसका एम्पलीट्यूड तो उसके कंपैरेटिवली कम है, उसका एम्पलीट्यूड देखो ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो एनर्जी है वो कम है, वहाँ पर जो एनर्जी है वो लार्जर। यहाँ पर है स्मॉलर एनर्जी, मतलब बहुत कम एनर्जी है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो कितनी है, वो लार्जर है, लार्जर एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर होगी, क्यों होगी, जितना ज़्यादा हम ज़ोर से बोलते हैं, जितना ज़्यादा साउंड निकलता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ साउंड निकलेगा उतना ही उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। फाइन, ये चीज़ें हमने, ये वेव आपको कहीं ना कहीं दिखी भी होगी, राइट। कहाँ दिखती है ये वेव, तो ये हमें दिखती है ईसीजी में, जब हमारी हार्ट बीट को चेक किया जाता है तब उसके अंदर ये वेव नज़र आती है हमें। और उसमें आपको पता होगा जब आपकी हार्ट बीट एकदम तेज़ होती है तो जो वेव बनती है वो एकदम ऊपर नीचे, बहुत ऊपर जाती है, बहुत नीचे की तरफ आती है। लेकिन अगर आपकी हार्ट बीट धीरे 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 होने लगती है, बहुत स्लो होने लगती है, तब क्या हो जाता है, तो इस तरह की वेव बनती है। मतलब कि बिल्कुल ये ऐसे बिल्कुल कम डिस्प्लेसमेंट वाली, कम एम्पलीट्यूड वाली वेव बनती है। कब, जब आपकी हार्ट बीट धीरे हो जाती है। जब आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब साउंड प्रोड्यूस करता है तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी से उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा। अब सिंपल सी चीज़ है ना, कि सपोज एयर पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स का मूवमेंट था, बिल्कुल नहीं था, वो अपनी जगह में मस्त अपने घूम रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही इनको एनर्जी मिली, जब इनको साउंड एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी मिलते ही ये क्या करेंगे, ये वाइब्रेट होना शुरू कर देंगे। अगर इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा 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 इतना इतना घूमेंगे। ज़रा सी अगर एनर्जी मिलती है इनको, बहुत कम अगर एनर्जी मिलती है, तो एयर पार्टिकल क्या करेंगे कि वह ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी थोड़ी घूम लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इतना ही आया। बट अगर इनको एनर्जी ज़्यादा मिली तब क्या होगा, अगर इनको एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो ये बहुत जल्दी जल्दी इस तरह से घूमेंगे, इतना तेज तेज। इसका मतलब कि एम्पलीट्यूड यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ एम्पलीट्यूड हो गया कम। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन खड़ा है, फाइन, उसको हम मजाक में जाके थोड़ा सा धक्का दे देते हैं, बहुत थोड़ा सा दिया हमने, बिल्कुल जस्ट फ्रेंड्स को नहीं देते, पीछे से आए हाय हाय बोलते हुए हल्का सा देते हैं ना पीठ के ऊपर ऐसे, तो उसको इतना सा जब धक्का दिया, क्या उसको कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, वो बस थोड़ा चौंक गया कि हाँ ठीक है, कौन है, बस। लेकिन अगर उसको जोर से किसी ने धक्का दे दिया, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, आप बहुत खुश थे, फ्रेंड से मिलने गए, वो ऐसे खड़ा था पीछे, तो आपने क्या कि पीछे जाके बहुत जोर से उसको धक्का दे दिया। तो जैसे ही आप उसको जोर से धक्का दोगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उसका। इसका मतलब क्या हुआ, उसको एनर्जी ज़्यादा मिली। आपने बहुत ज़ोर से दिया धक्का, एनर्जी ज़्यादा मिली उसको। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, साउंड एनर्जी अगर कम होगी तो ये पार्टिकल्स जो है इनका मोशन भी कम होगा, बहुत धीरे धीरे, टू एंड फ्रो मोशन जो होगा बहुत कम डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा, मतलब ये हल्का हल्का सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तब क्या होगा, तो ये जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे इतना ज़्यादा मूव करने लग जाएंगे और बहुत जल्दी मूव करेंगे। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, और जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही कम एम्पलीट्यूड होगा। आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब जो पीक पॉइंट होता है, जो ऊपर वाला जो पीक पॉइंट होता है, अपवर्ड्स वाला जो पीक पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं क्रेस्ट। द पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट। जो पीक है इसका, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। और जो वैली है, वैली का मतलब ये जो डाउनवर्ड है ना, डाउन की तरफ जो ये वैली बनी है, उस वैली को हम क्या कह देते हैं, थ्रो कहते हैं इस वैली को, थ्रो ऑफ द वेव। जो पीक है उसे हम कहेंगे क्रेस्ट, इसको हम कहेंगे क्रेस्ट, और ये जो इसकी जो वैली है उस वैली को हम कह देते हैं थ्रो। फाइन, आई होप कि एम्पलीट्यूड क्लियर होगा आपको। चलिए नाउ ये तो हुआ हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं हम हमारे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे, दैट इज वेवलेंथ। व्हाट इज द वेवलेंथ, तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा। देखो क्या नाम बोला इन्होंने, वेव लेंथ, और मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ वेवलेंथ को, तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं वेव की लेंथ, लिख सकते हैं ना हम इसको कि वेव की लेंथ है। पॉसिबल है, वेव लेंथ है तो वेव की लेंथ होगी ना, और किसकी लेंथ होगी, सिंपल सी चीज़ है। तो हमें पता है कि एक वेव क्या होती है। अब आप फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं, एक वेव क्या होती है, तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन, जब दोनों को ही हम कंबाइन कर देते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि ये वेव लेंथ है। एक और चीज़ हम कह सकते हैं, एक और चीज़ हम क्या कह सकते हैं कि दो जो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन होता है और जो दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम कह सकते हैं वेव लेंथ। कैसे, तो देखो ये हमारी हुई वेव, फाइन, ये हमारी क्या है, वेव है।
ये ज़्यादा वेव है। हम एक वेव की बात करते हैं अगर, तो हम एक वेव को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं कि एक वेव कौन सी होगी। तो यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी वन वेव, यहाँ से जाएगी, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर नीचे की तरफ मूव किया और फिर ये अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। तो ये क्या हुआ, एक वेव कंप्लीट हो गई। इसी की तो लेंथ बतानी है। अभी हमने क्या कहा, वेव की लेंथ बतानी है, वेव लेंथ बतानी है। इसका मतलब क्या होता है कि वेव लेंथ है, दैट मीन्स कि इस वेव की लेंथ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसे ही हम क्या कह देते हैं, वेव लेंथ कह देते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि वन कंप्रेशन और वन रेयरफेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वन कंप्रेशन और वन रेयरफेक्शन जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक वेव बनती है और उसी की लेंथ को हम क्या कह देते हैं, वेव लेंथ कह देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन, दैट मीन्स कि अगर टू कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस। अगर मैं कंप्रेशन की बात करूँ तो कौन सा होगा, ये है और एक ये है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब यहाँ से जो इसका पीक पॉइंट है ना और इसका जो पीक पॉइंट है, यहाँ से इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी उसे हम कह देते हैं वेव लेंथ। और ये इक्वली होती है, अब ये ले लो चाहे आप ये ले लो, इक्वल है। टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन लेना है तो ये आपका रेयरफेक्शन हो गया एक, ये आपका रेयरफेक्शन हो गया दूसरा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, उसको हम कह देते हैं वेव लेंथ। फाइन। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, बिल्कुल नहीं। दोनों का जो सेंटर होगा, जो पीक पॉइंट होगा, उसी के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ कहेंगे। सो आई होप कि क्लियर है आपको। देखो इस वेव की जो लेंथ है, कंप्लीट वेव की जो लेंथ है उसे भी हम वेव लेंथ कहते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की लेंथ को भी वेव लेंथ कहते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच की लेंथ को भी वेव लेंथ ही कहते हैं। और तीनों ही हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। कभी भी ये तीनों डिफरेंट नहीं होगी, हमेशा ये तीनों इक्वल होंगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। वेव लेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। वेव लेंथ को हम किससे डिनोट कर देते हैं, लैम्डा से डिनोट कर देते हैं। देखो लैम्डा, वेव लेंथ को हमने डिनोट किया लैम्डा से। अब वेव लेंथ है, लेंथ ही तो है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर। तो देखो इसकी ऐसा यूनिट क्या हुई, मीटर हुई। ऐसा यूनिट इज मीटर। एंड डिनोट किससे करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, जिसको कि हम LAMBDA, लैम्डा। फाइन। वेव लेंथ है, लेंथ ही तो है, इसीलिए हमने कहा कि इसकी ऐसा यूनिट है मीटर। डिनोट हम करते हैं लैम्डा से। वेव लेंथ होती क्या है, तो एक वेव, कंप्लीट वेव की लेंथ ले लो, या दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच का, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की जो लेंथ होगी उसे हम कह देते हैं वेव लेंथ। दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। देखो कंफ्यूज दोनों में ही नहीं होना है। एम्पलीट्यूड की बात की थी तो हमने क्या कहा था, जो इसका हाईएस्ट पीक पॉइंट होगा, जो इसका पीक पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, इस पीक यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, पार्टिकल जो है कितना मूव करा है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, बस उसी को हम क्या कह देते हैं, एम्पलीट्यूड कह देते हैं। तो ये तो क्या होगा, हमारा एम्पलीट्यूड होगा, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। और वो जो डिस्टेंस है उसे हम कह देते हैं वेवलेंथ, मतलब कि लैम्डा। फाइन। चलिए नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर हम इसको एक बार साइड में रख के बात करें तो कोई चीज़ का फ्रीक्वेंट होने का मतलब क्या होता है, वो कंटिन्यूअस हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक कोई काम के करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कहेंगे दिन में ये 3 बार हो ही जाता है, दिन में हम 4 बार तो ये काम कर ही लेते हैं, और 4 डेज में हम एक बार तो ये काम कर लेते हैं, 1 वीक में 3 बार 4 बार हो जाता है ये काम। इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी है उस चीज़ की। कोई काम कितना फ्रीक्वेंट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कोई भी काम कितनी बार हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। हमने यही तो कहा, एक दिन के अंदर अगर हमने कहा कि चलो हमारे खाने का शेड्यूल क्या होता है, तो हम बोलते हैं एक दिन के अंदर हम 3 बार खाना खा लेते हैं। तो एक दिन में 3 बार खाना खाते हो तो आपके खाना खाने की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। कब, 1 डे में। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आप कोई काम कितनी बार करते हो वो क्या हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फाइन। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है कि क्या बोल रही हूँ मैं, कि कोई भी काम आप पर्टिकुलर टाइम में अगर करते हो, पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार रिपीट हो रहा है वो काम, उसे ही हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी, या उसी को हम कह देते हैं कि हाँ ये काम जो है इतना फ्रीक्वेंट है। वैसे ही इस फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी में भी वही है कि पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल होगा हमारे पास, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होगा, यूनिट टाइम होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। कैसे, तो जो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस होते हैं पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं, कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही है, उसे हम कह देंगे फ्रीक्वेंसी। देखो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में
कोई काम कितनी बार हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, कितनी बार जो है पार्टिकल ऑसिलेट हुआ है या कितनी बार जो है वो वेव कंप्लीट हुई है। बहुत सारी वेव्स है ना, एक कंप्लीट वेव जो है वो कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी वेव्स कंप्लीट हो चुकी है 1 सेकेंड में, उसे हम कह देंगे फ्रीक्वेंसी। फाइन, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई काम कितनी बार हो रहा है, वही होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव। तो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितने कंप्लीट ऑसिलेशन हुए हैं, उसे हम कह देंगे उस वेव की फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी काम कितनी बार कितना फ्रीक्वेंट हो रहा है, बस वही तो है। तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई काम कितनी बार हुआ, ऑसिलेशंस कितनी बार हुए, उसे हम कह देंगे फ्रीक्वेंसी। अब सपोज हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास क्या था, एक वेव है, ये हमारी है वेव, और इस वेव के अंदर 1 सेकेंड के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव कंप्लीट हुई है। तो चेक कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी हुई है। सपोज हमने कहा कि यहाँ तक जो है 1 सेकेंड हो चुका था, अब कितनी वेव कंप्लीट हो गई है तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू किया हमने, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे 1 वेव कंप्लीट हुई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर यहाँ तक 1 वेव कंप्लीट हो गई। यहाँ आ जाओ सेकेंड वेव पे, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, फिर ये गई, सेकेंड वेव कंप्लीट हो गई यहाँ पर, और आ जाओ, यहाँ से शुरू किया हमने, तो ये देखो फिर क्या हो गया, थर्ड वेव कंप्लीट हो गई। कितनी वेव्स कंप्लीट हो चुकी है हमारी, 3 वेव्स कंप्लीट हुई है। कब, 1 सेकेंड के अंदर। तो हमारी 3 वेव्स कब कंप्लीट हुई है, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है वो कितने हैं, 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो कितने हैं, 3 है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का हम इससे फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो, चलिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। तो अगर हम बोल देते हैं कि 1 सेकेंड लिया है हमने, तो 1 सेकेंड से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन के इक्वल क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। फाइन, अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। द यूनिट इज हर्ट्ज, और इसको हम डिनोट कर देते हैं h स्मॉल z से। h स्मॉल z से हम इसको डिनोट करते हैं हर्ट्ज को। अब अगर मुझे बड़ी यूनिट चाहिए कि बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी, हज़ारों में अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम उसे कह देंगे किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का मतलब होता है कोई भी जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 10 टू द पावर 3। तो 1 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 1 किलो हर्ट्ज का मतलब हो जाता है 1000 हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 1000 हर्ट्ज हो जाता है। तो मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी, हज़ारों में है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको किलो हर्ट्ज में ले लेंगे, डायरेक्टली हर्ट्ज में नहीं लिखेंगे। हमारे लिए वो कन्वीनियंट नहीं होता, अदरवाइज हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा इजी नहीं होता। अब अगर मैं आपको बोलूँ 17,000 हर्ट्ज, अगर मैंने आपको बोला 17,000 हर्ट्ज, तो इट्स नॉट ईजी कि हम लिख दें 17 किलो हर्ट्ज। इट विल बी ईजी फॉर अस। फाइन, चलिए, सो आई होप कि फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई है। अब 1 सेकेंड के अंदर अगर ज़्यादा ऑसिलेशन कंप्लीट हुए, दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। अगर 1 सेकेंड में कम ऑसिलेशन कंप्लीट हुए तो हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कम है। कैसे, तो देखो, एक वेव है हमारे पास जिसके अंदर 1 सेकेंड में उसने क्या किया, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब एक दूसरी वेव भी है हमारे पास, वो दूसरी वेव क्या कर रही है, दूसरी वेव जो है वो ऐसे आराम से चल रही है, और 1 सेकेंड इसका यही कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी है कम। इसकी फ्रीक्वेंसी देख लो कितनी है, ये तो 1 हर्ट्ज ही हुआ, 1 हर्ट्ज ही हुआ, एक ही वेव कंप्लीट हुई है 1 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। कितनी कंप्लीट हो गई, 6, तो 6 हर्ट्ज हो गई। सो इस वेव की फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा और इस वेव की फ्रीक्वेंसी है कम।
कैसे? तो फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड के अंदर अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ जाते हैं इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर 1 सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेशन रहते हैं कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। उसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। अगर बड़ी यूनिट है तो हम क्या कहेंगे? किलो हर्ट्ज में लिख देंगे इसको। अब ये जो हर्ट्ज यूनिट है ये आई कहाँ से है? तो ये आई है इन भाई साहब की बदौलत। ये एक वो महान पर्सन है जिसकी वजह से, जिसके नाम की वजह से हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं। हर्ट्ज उसकी यूनिट है। ये है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज इनका नाम था और इन्हीं के नाम की वजह से फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो हर्ट्ज रखी गई है। इनका बॉर्न हुआ था 22 फरवरी 1857 में, हैम्बर्ग में हुआ था, जर्मनी। हैम्बर्ग मतलब जर्मनी में हुआ था। एंड एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। बर्लिन के अंदर ये यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ डिस्कवरीज भी की। लेकिन हमें अभी सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, दैट इज हर्ट्ज, ये इनके ऑनर में दी गई थी। इनको ऑनर देने के लिए जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है उसको हर्ट्ज रख दिया गया था, बिकॉज इनके नाम का, इनका जो सरनेम था वो क्या था? हर्ट्ज था। आई होप कि आपको फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई। देखो एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया हमारा, वेवलेंथ हो चुका है, फ्रीक्वेंसी हो चुकी है, यानी कि जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या है भाई? अभी तो हमने कहा था फ्रीक्वेंसी में कि वो टाइम है हमारे पास में, पर्टिकुलर 1 सेकेंड के अंदर जितने भी ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फाइन, तो अब ये टाइम पीरियड क्या है? तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन by 2 consecutive compressions or rarefaction to cross a fixed point is called the time period of the wave. अब अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, सिंपल सी चीज़ है। ये देख लो 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, उसे हम कह देते हैं टाइम पीरियड। दैट्स इट, सिंपल। भाई एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ हमारा, ये एक वेव हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब ये कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड लगा, 0.1 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा, कितना टाइम लगा? 0.0001 सेकेंड लगा। टाइम तो लगा ही होगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ टाइम तो इसको लगा ही होगा। तो इस वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा है उसे ही हम क्या कह देते हैं? उसे ही हम कह देते हैं इसका टाइम पीरियड। फाइन, चलिए तो देखो टाइम टेकन बाय 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट। 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। अब ये 2 कॉन्जिक्यूटिव क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों है आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन। इन दोनों को एक फिक्स पॉइंट को कंप्लीट करने, एक फिक्स पॉइंट को पास करने में कितना टाइम लगा है? मतलब अगर मैं बोलूँ इनका सेंटर ही ले लेते हैं, तो इसको इसके सेंटर को क्लियर आगे जाने में, सेंटर से आगे जाने में कितना टाइम लगा है वो बताना है। तो ये भी तो देख लो ना, एक तरह से पूरी एक कंप्लीट वेव नहीं हो गई है। यहाँ ये हाफ, यहाँ का ये हाफ ले लो तो कंप्लीट वेव हो जाएगी। ये भी ले लो, क्या ये कंप्लीट वेव नहीं हो गई है? तो हमें सिर्फ सिंपल से ये याद रखना है, या तो कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन है या कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में या किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पास करने में कितना टाइम लगा है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। और नहीं याद है तो सिंपल सी चीज़ है कि एक वेव को कितना टाइम लगा है उसको कंप्लीट होने में। एक जो वेव है यहाँ से यहाँ तक, ये जो वेव हो रही है, इस वेव कंप्लीट वेव को बनने में कितना टाइम लगा है, इस कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगा है। अब वो 0.1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 10 सेकेंड हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो टाइम क्या हो जाएगा? वही टाइम जो है वो टाइम पीरियड कहलाएगा। आई होप कि आपको टाइम पीरियड क्लियर हो गया। देखो अगर अदर वर्ड्स में हम देखें तो वी कैन से दैट टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज द डेंसिटी ऑफ द इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। और इस टाइम पीरियड को भी हम किस में डिनोट करते हैं, किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में मेजर करते हैं, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन फॉर द 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। तो इस साउंड वेव का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? 1 वेव को कंप्लीट करने में अब कितना भी टाइम लिया हो वही हो जाएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का एक रिलेशन और होता है जिसको हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। नाउ अच्छा, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कैसे करते हैं वो तो हम भूल ही गए बताना, फिर से देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू का मतलब होता है इस तरह से बना के ऊपर ये सर्कल कर दो।
ये होता है न्यू, क्या कहते हैं इसको हम, न्यू कहते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे तो भी ये न्यू हो जाएगा। ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हर जगह फ्रीक्वेंसी लिखने से बेटर क्या होता है, हम लिख दें न्यू। तो हमें पता हो कि फ्रीक्वेंसी को देखो डिनोट कैसे करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो यहाँ जब हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, न्यू इज इक्वल्स टू 1/कैपिटल T, इट इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से करते हैं। यहाँ लिख देती हूँ वापस मैं आपके लिए कि न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/T, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड। और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। न्यू हर्ट्स में हो जाएगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी है। फाइन, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि टाइम पीरियड क्या होता है। देखो बहुत छोटी छोटी सी माइनर चीज़ें हैं, अगर आप इनमें भी कंफ्यूज होने लगेंगे तो फिर आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमने क्या पढ़ा, देखो जो वेव है उसके अंदर हमने क्या क्या देखा। चलो हम वेव की बात कर लेते फिर से। हम इस वेव के अंदर हमने क्या देखा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एक वेव क्या होती है, इस एक वेव ने ये डिस्टेंस कवर की है, इसको हमने पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा कि इस वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम पीरियड। उसके अलावा 1 सेकेंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही है, बस यही तो हमने पढ़ा है। चलिए, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और इसको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। कुछ फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बहुत ज़्यादा थोड़े से फॉर्मूले हैं, तो बस थोड़े से उन फॉर्मूलों को याद भी रखना है हमें। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। चलो, सो नेक्स्ट इज पिच। अब पिच क्या होता है और कि किस पे डिपेंड करता है। तो हमने स्टार्टिंग में जब कहा था कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, तो बस बाकी सब जो है वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो पिच है ये भी उन्हीं में से किसी एक के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये पिच होता क्या है और ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। ये किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इसका मतलब है पिच भी उसका हाई होगा, जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी मतलब उसकी पिच भी क्या होगी, कम होगी। फाइन, तो देखो यहाँ पर देख लो, जब हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी कितनी कम है। 1 सेकेंड में अगर मैं हम कहेंगे तो 1 सेकेंड तो यहीं तक हो जाएगा हमारा। फ्रीक्वेंसी कितनी कम हुई इसकी, इसका मतलब है कि इसकी पिच जो है वो कम है, डीपर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, वहाँ 1 सेकेंड अगर यहाँ कंप्लीट हुआ है तो 1 सेकेंड में देखो कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर 1 सेकेंड में ज़्यादा ऑसिलेशंस हुए हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यहाँ देख लो पिच भी कितना है, हाई है। पिच भी कैसा है, हाई है। तो हायर द फ्रीक्वेंसी एंड हायर द पिच। फाइन, तो द फास्टर ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, जितना फास्ट वाइब्रेशन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पिच होगा उसका। फाइन, अब हम कई बार होता है कि आवाज़ें जो होती हैं हमें बहुत डिफरेंट नज़र आती है ना। तो डिफरेंट नज़र इन द सेंस कि हमें सुनाई देती है आवाज़ें, किसी की आवाज़ अलग है, किसी की आवाज़ और अलग है। हमें लगता है कोई बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा है, कई बार हमें लगता है कि नहीं ये बहुत सॉफ्टली बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, ये उस साउंड के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है कि जिसने भी बोला है वाइब्रेशन कितना हुआ पार्टिकल्स में। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, जितना स्पीड से वाइब्रेशन होगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड और उतना ही ज़्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब क्या होगा, पिच भी ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो पिच भी कम हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज लाउडनेस। लाउडनेस तो बहुत ईजी है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने वाला कौन हुआ, पिच। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करने वाला कौन हुआ, लाउडनेस हुआ। कई बार हम बोलते नहीं कि बहुत तेज बोल रहा है, बहुत जोर से ये बोल रहा है, बहुत चिल्ला के बोल रहा है, बहुत लाउड है यार ये तो, राइट। तो वही लाउडनेस की बात कर रहे हैं हम। कई बार होता है ना कि हमें किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लीज़ स्पीक लाउडर, ज़ोर से बोले, थोड़ा चिल्ला के बोले, ताकि क्या होगा, जो आपकी वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब हमने कहा ना कि जब एनर्जी मिलती, जो पार्टिकल्स है, अगर उनको कम एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, अगर उनको लेस एनर्जी मिली तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड भी लेस होगा। फाइन, तो लेस एम्पलीट्यूड, छोटा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी कम होगा। क्यों कम होगा, बिकॉज जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही धीरे वो पार्टिकल जो है ना वो मूव करेगा। जो टू एंड फ्रो मोशन होगा वो बहुत कम होगा, ज़्यादा एकदम से ज़्यादा नहीं होगा, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा नहीं होगा। पार्टिकल जो है थोड़ी सी एनर्जी मिली तो वो थोड़ा सा इस तरह से करेगा कि वह ठीक है ना, हल्की सी एनर्जी, क्या फ़र्क पड़ता है, घूम लेते इतना सा। लेकिन अगर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा अपने प्लेस से। और जब वो डिस्प्लेस होगा और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पर क्या है, कम एनर्जी है तो कम एम्पलीट्यूड है। लेकिन अगर हायर एनर्जी हो, अगर
एनर्जी जो है वो हायर है, तब क्या होगा, अगर हायर एनर्जी है तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो लार्ज एम्पलीट्यूड होगा, लार्ज एम्पलीट्यूड। अब इस लार्ज एम्पलीट्यूड की वजह से क्या होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगी। जब हमें कहा जाता है, देखो सपोज अगर मैं बोलूँ बहुत धीरे 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 धीरे, इतना ही बोल रही हूँ मैं, बहुत धीरे बोल रही हूँ, तो बहुत धीरे का मतलब क्या होता है, बोल के देख लो, यहाँ का वाइब्रेशन आपको लगेगा बहुत कम है। अगर वाइब्रेशन कम है मतलब क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो मतलब लाउडनेस, देखो मेरी आवाज़ आ रही है आपको भी, बहुत धीरे आ रही होगी ना, लाउडनेस कम है। अब तो तेज़ आ रही है, कैसे, क्योंकि मैं चिल्ला के बोल रही हूँ, मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रही हूँ। कैसे बोल रही हूँ तेज़, क्योंकि मैंने एनर्जी ज़्यादा दी है, साउंड एनर्जी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और एम्पलीट्यूड के बढ़ते ही लाउडनेस बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको जो अभी जो आवाज़ थी बिल्कुल एक तो सॉफ्ट थी और एक एकदम से तेज़ हो गई, डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस यही डिफरेंस कौन बताता है, लाउडनेस बताता है। और लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितना कम एम्पलीट्यूड है, लाउडनेस भी कम है, उतना ही सॉफ्ट होगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, हम जितना कम एनर्जी दे रहे हैं, अब किसी के अंदर होता है ना बहुत बीमार पड़ा है तो बहुत धीरे धीरे वो बोलते हैं, धीरे बोलते हैं मतलब एनर्जी कम देते हैं, एनर्जी कम होगा तो एम्पलीट्यूड कम, और एम्पलीट्यूड कम तो आवाज़ भी धीरे, नहीं सुनाई देता, हमें बहुत बहुत ध्यान से सुनना पड़ता तब जाके वो सुनाई देता है। लेकिन अगर वो बहुत तेज़ी से बोलेंगे, बहुत ज़ोर से एनर्जी के साथ बोलेंगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड एकदम से बढ़ जाएगा, और बढ़ते ही ऑटोमेटिकली लाउडनेस बढ़ जाएगा। कई बार होता नहीं, जो बहुत तेज़ चिल्लाते हैं उनको बोलते हैं क्या खा के आए हो यार, ऐसा क्या खाते हो जो पूरे दिन चिल्लाते हो, क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, जो ज़्यादा एनर्जी के साथ बोलते हैं तो बस लाउडनेस हो जाती है उनकी ज़्यादा। तो आपको याद रखना है, जितना एम्पलीट्यूड होगा कम, ये होता है एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड होगा कम उतना ही हम हैं क्वाइटियर, बहुत धीरे धीरे बोलने वाले हम पर्सन हैं, बहुत सॉफ्ट बोलने वाले पर्सन हैं। लेकिन हम तो बिल्कुल नहीं है, हम किस में आते हैं, हमारा एम्पलीट्यूड होता है ज़्यादा, हमारे साउंड का, हमारे बोलने का जो आवाज़ है उस साउंड का, जो हमारा वोकल कॉर्ड जब एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, मतलब हमारे जो साउंड एनर्जी है हमारी वो ज़्यादा है, तो हमारी वोकल कॉर्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और हम क्या होते हैं, लाउडर होते हैं। फाइन, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि हमारी आवाज़ जो है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसीलिए हम तेज़ी से बोल पाते हैं। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, या कई बार होता है कि मम्मियाँ पापा बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं घर में, कोई ना कोई एक मेंबर तो होता ही होता है घर के अंदर जो बहुत धीरे बोलता है। इवन अगर फ़ोन पे वो बात कर रहा हो ना, तब पास में बैठ जाओ, आपको समझ भी नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है, इतना धीरे वो बोल जाते हैं। या अगर वो दो लोग अगर बात कर रहे हो तो आपको पास वाले रूम में भी नहीं सुनाई देगा कि क्या बोला, कुछ बोला भी कि नहीं बोला, इतना सॉफ्ट होता है। कितना धीरे कैसे बोल पाते हैं, बिकॉज उनका एम्पलीट्यूड कम होता है उनकी आवाज़ का, और उसकी लाउडनेस कम हो जाती है। फाइन, आई होप कितनी चीज़ क्लियर, और ये याद रखना भी है, ऐसा नहीं कि भूल जाना, नहीं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, देखो जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो हमने पढ़ ली, एक हमें पढ़ना बाकी है अभी स्पीड, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और है वो पहले हम देख लेते हैं। द क्वालिटी, the quality or timbre of sound is that characteristics which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness. अगर सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, कोई भी पर्सन है उसकी पिच सेम है, पिच सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लाउडनेस भी अगर सिमिलर है, फिर भी हमें पता चल जाता है कि भाई ये आवाज़ जो है ना ये बहुत डिफरेंट है। ये आवाज़ें डिफरेंट क्यों होती है, द क्वालिटी और द टिम्बर ऑफ साउंड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम ही है, ये क्वालिटी की वजह से पता चल जाता है। तो अगर आपको कहा जाए ना कि किसी रूम के अंदर अगर बहुत सारे लोग बैठे और आप किसी एक पर्सन की आवाज़ आती है और आपको पहचानना है कि वो आवाज़ किसकी है, और आप अगर पहचान लेते हो बिना देखे कि हाँ वो आवाज़ मेरे फ्रेंड की है, या वो आवाज़ मेरी मदर की है, वो आवाज़ मेरी पापा की है, तो क्या होगा, आपने कैसे पहचाना, उस क्वालिटी से पहचाना। इसीलिए क्वालिटी जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट थिंग इज द साउंड विच इज़ मोर प्लीजेंट इज सेड टू बी अ रिच क्वालिटी। हाँ, जो हमारे लिए प्लीजेंट होता है वो रिच क्वालिटी का होता है, बट जो हमें ऐसे लगता है ना कि यार प्लीज स्टॉप इट, मत चिल्लाओ, धीरे बोलो, वॉल्यूम है तो धीरे कर दो प्लीज, तो ये साउंड जो होता है वो अनप्लीजेंट होता है हमारे लिए, हमें नहीं पसंद आता वो। बट जो हमारे लिए प्लीजेंट होता है, जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, वो रिच क्वालिटी का होता है। और जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, जो हमारे लिए अनप्लीजेंट होता है, वो होता है पुअर क्वालिटी का। नाउ देखो, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। अगर कोई साउंड है जो सिंगल फ्रीक्वेंसी का है, तो सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम क्या कहेंगे, टोन कहेंगे। ये आपकी पूरे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ये सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ डिफरेंट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सारी चीज़ें एनसीईआरटी में है, वही हमें पढ़ना है, उससे आगे तो हमें जाना ही नहीं है। द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ नोट एंड प्लीजेंट टू लिसन टू। अब सपोज एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड है, सपोज हमने कहा कि भाई ये जो है ये साउंड है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का, तो सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम क्या कहेंगे, टोन कहेंगे। फाइन, लेकिन सेवरल फ्रीक्वेंसीज है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, अगर
बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज है, मतलब एक की कुछ फ्रिक्वेंसी ये हो गई, कुछ फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, सपोज हमने साथ में क्या कर दिया, फिर ऐड हो गई, ये हो गई, ये फ्रिक्वेंसी हो गई, फिर क्या हो गया, फिर ये फ्रिक्वेंसी हो गई, फिर वापस से ये फ्रिक्वेंसी आ गई। तो ये सिंगल फ्रिक्वेंसी का मतलब ये नहीं है कि एक होगी फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी, नहीं, सिंगल फ्रिक्वेंसी का मतलब है सेम फ्रिक्वेंसी जो है वो पूरे में चल रही है। तो सेम फ्रिक्वेंसी अगर है तो हम क्या कहेंगे, टोन है। सेम फ्रिक्वेंसी का जो साउंड होता है वो क्या होता है, टोन। अब चाहे वो इस फ्रिक्वेंसी का हो, चाहे वो इस फ्रिक्वेंसी का हो, लेकिन सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, वहां पर उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी साउंड की फ्रिक्वेंसी है 5 हर्ट्ज तो वो 5 हर्ट्ज ही रहेगी ओवरऑल, लास्ट तक भी वो 5 हर्ट्ज रहेगी, उसे हम कहेंगे टोन। लेकिन अगर बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज का जो कॉम्बिनेशन जब होता है, कॉम्बिनेशन मतलब जब म्यूजिक सुनते हो आप लोग, म्यूजिक के अंदर क्या होता है, म्यूजिक के अंदर कई बार होता है कि बहुत एकदम फास्ट कोई आवाज़ आती है, फिर एकदम स्लो हो जाती है, फिर एकदम से फास्ट होती है, फिर थोड़ा मॉडरेट आवाज़ आती है, फिर एकदम स्लो आवाज़ आती है, बहुत सॉफ्ट म्यूजिक होता है। तो वो क्या है, वो नोट ही तो है। उसके अंदर क्या हो रहा है, सेवरल फ्रिक्वेंसीज एक साथ में कंबाइन हो रही है, तो वो क्या होता है, नोट होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको सेम फ्रिक्वेंसी है तो टोन, और बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन है तो नोट। और ये नोट हमेशा प्लीजेंट होता है, म्यूजिक तो हमेशा प्लीजेंट ही होता है। कभी ऐसा देखा है कि म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, म्यूजिक हमेशा प्लीजेंट ही होता है। चलिए, और नॉइज क्या होती है, नॉइज वो अनप्लीजेंट साउंड है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। म्यूजिक जो है वो प्लीजेंट होता है, रिच क्वालिटी का होता है, लेकिन नॉइज जो होता है वो पुअर क्वालिटी का होता है, बिल्कुल अनप्लीजेंट होता है। इतना मतलब कहते हैं ना, कई बार होता है इतना गुस्सा आता है कि जो नॉइज फैला रहा है ना उसको जाके एक थप्पड़ लगा दें, या हम उसको वहां से बाहर निकाल दें ताकि हमें ये चीज़ सुननी ना पड़े। होता है, कई बार होता है, और सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, सबके साथ होता है ये। कई बार होता है नहीं, कोई बच्चे जो है जब खेलते हैं थोड़ी देर तो ठीक है, बट जब ज़्यादा वो शोर मचाने लगता है तो हमें क्या लगता है कि आप प्लीज़ चुप हो जाओ, फाइन। बाहर अगर म्यूजिक चल रहा है दैट इज ओके, बट अगर वो भी लाउड वॉल्यूम, बहुत तेज वॉल्यूम है और काफ़ी देर से चले जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, प्लीज़ अब बस इनफ हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमें शोर लग रहा है, हमारे लिए वो नॉइज़ है। ट्रैफिक का ले लो, ट्रैफिक का जो टी 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 होती है, आवाज़ें आती है इतनी सारी, वो हमारे लिए क्या अच्छी होती है? बिल्कुल नहीं, वो हमारे लिए अनप्लीजेंट होती है, वो हमारे लिए क्या है, शोर है, तो हमें वो नहीं पसंद आता, वो पुअर क्वालिटी की होता है। बट हाँ, म्यूजिक है वो अच्छा है, रिच क्वालिटी का होता है। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज स्पीड। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, अब बचा है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होती है, तो देखो, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ट्रैवल पर यूनिट टाइम। कोई कंप्रेशन या रेयरफैक्शन जो है वो पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब जनरली हम जब डिस्टेंस लेते हैं तो हम किस में लेते हैं, जनरली जब हम स्पीड लेते हैं तो हम किस में लेते हैं। अब सपोज मैं कार की स्पीड ले रही हूँ, तो कार की स्पीड क्या होगी, सपोज हमने कहा कि 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या होगा, 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 आवर में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है 40 किलोमीटर। अगर मैंने बोला 3 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा, 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 3 मीटर ट्रेवल की है। तो बस वही चीज़ है, पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो गई है किसी वेव की, कितने कंप्रेशंस हो गए, कितने रेयरफैक्शंस हो गए, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली है वेव ने, उसी को हम क्या कह देते हैं, स्पीड कह देते हैं। अब डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है लैम्डा। अगर मैं बोलूँ किसी वेव की डिस्टेंस, तो वेव की डिस्टेंस क्या होगी, वेव की डिस्टेंस मतलब ये होती है वेव की डिस्टेंस, ये क्या होती है, लैम्डा ही तो होती है। किसी एक पर्टिकुलर वेव की अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो क्या होगी, लैम्डा होगी। और एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, वो क्या होता है, टाइम पीरियड। अगर हम एक सिंगल वेव की बात कर लें, सपोज हमारे पास में कौन है, एक सिंगल वेव है, फाइन, ये है हमारे पास एक सिंगल वेव, बाकी हम वेव आगे नहीं ले रहे, हमारे पास बहुत है, ठीक है, हम ये ले रहे हैं सिंगल वेव। अब इस सिंगल वेव की डिस्टेंस कितनी है, तो इसकी डिस्टेंस देखो कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए ये डिस्टेंस कितनी है, ये है लैम्डा, क्योंकि ये क्या होती है, वेवलेंथ होती है, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो ये हो गई डिस्टेंस। अब इसने टाइम कितना लिया है इसमें, उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। वन वेव ने, कंप्लीट वेव ने कितना टाइम लिया है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा है, तो उसे हम कह देंगे टाइम पीरियड, दैट इज टी। एक टी टाइम लिया इसने, अब चाहे वो कितने भी सेकेंड्स लिए, 1 सेकेंड लिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लिए, लेकिन हम क्या कहेंगे, टी, टाइम पीरियड है। चलो, ये हो गया हमारा टाइम,
ये क्या हो गई हमारी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, अब डिस्टेंस और टाइम हमें गिवन है और स्पीड अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या लिखेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है हमारे पास है लैम्डा, टाइम कितना है t। चलो इसको हम एक काम करते हैं, नए पेज पे लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए और हमें स्पेस भी मिल जाए। देखो फिर से एक बार आ जाओ वेव पे। ये थी हमारी वेव, एक पर्टिकुलर वेव की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लैम्डा, दैट इज डिस्टेंस। और इस पर्टिकुलर वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। इसका मतलब है ये कितना है, ये क्या है, टाइम पीरियड है हमारा। तो डिस्टेंस मिल गया हमें और ये मिल गया हमें टाइम पीरियड। डिस्टेंस हो गया, इसको हम कह देते हैं वेव लेंथ भी कहते हैं इसको हम। चलो अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है इसकी स्पीड, कि जो ये साउंड वेव है इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड हम देखेंगे कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी अगर एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, वो क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी इसकी। चलिए तो हम लेते हैं स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम किससे डिनोट करेंगे, v से डिनोट करते हैं। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। अच्छा v और न्यू में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, v तो सिंपल हो जाएगा और न्यू होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी और स्पीड में कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, हमारी स्पीड है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा, अपॉन टाइम का मतलब क्या हो गया, t। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास में है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। ये फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट मीन्स न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं न्यू से, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 अपॉन टी है कहाँ, चलो देख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 अपॉन टी और ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा लैम्डा। पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो 1 अपॉन टी को हम रिप्लेस कर देते हैं न्यू से, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा न्यू। v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा न्यू। इसका मतलब हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया। नया रिलेशन क्या आया, नया रिलेशन आया है स्पीड इज इक्वल्स टू वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। और ये फॉर्मूला भी अच्छा है, ये भी याद करना है। अच्छा मतलब ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला फॉर्मूला। देखो क्या है फॉर्मूला इसका, ये है स्पीड इज इक्वल्स टू वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। और ये फॉर्मूला याद करना है बिकॉज ये भी हमारे न्यूमेरिकल्स में काम का है। हमने इस चैप्टर में बहुत कम फॉर्मूले देखने हैं, तो बहुत कम फॉर्मूले, एक तो हमारे पास है ये, दूसरा है ये, दैट्स इट। चलिए आई होप कि क्लियर हो गया है। नाउ द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन। अगर सेम फिजिकल कंडीशन है, कोई एक पर्टिकुलर गिवन मीडियम है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो स्पीड होगी साउंड की वो हमेशा सेम रहेगी सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए। आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर हो गई है आपको, स्पीड के बारे में भी क्लियर हो गया आपको। नाउ इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होती है, हाँ स्टार्टिंग में हमने कहा था लाउडनेस के बारे में पढ़ना है, पिच के बारे में पढ़ना है और इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट सेकेंड में साउंड एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी जो है वो पास हो रही है पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर 1 सेकेंड में या 1 यूनिट टाइम में कितनी साउंड एनर्जी जो है वो पास आउट हो रही है, पासिंग बाय हो रही है वहां से, उसे हम कह देते हैं इंटेंसिटी। क्या होता है देखो, सपोज ये मेरा एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं बोलूँ आपको कि 1 सेकेंड में कितनी साउंड जो है, कितना एनर्जी जो है वहां से पास हो रहा है, 1 सेकेंड में इस एरिया में से कितनी साउंड एनर्जी जो है पास हो रही है, वहां से कितनी साउंड एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, वो क्या है, हमारी इंटेंसिटी है। अब इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों सिमिलर नहीं होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैसे, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। नाउ वी समटाइम्स यूज द टर्म लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली। बिल्कुल सिमिलरली हमें लगता है लेकिन सिमिलर है नहीं, बिल्कुल सिमिलर नहीं है। लाउडनेस डिफरेंट है और इंटेंसिटी भी डिफरेंट है। भले ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ये दोनों डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है। लाउडनेस क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड।
हमारे कानों को कितना साउंड किस तरह से सुनाई दे रहा है वो उसकी लाउडनेस होती है। कितना हमें लग रहा है कि वो सॉफ्ट है, कितना हमें लग रहा है वो लाउड है, बस वो लाउडनेस होती है। नाउ इवन व्हेन टू साउंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, अगर इक्वल इंटेंसिटी के दो साउंड है, वी मे हियर वन एज लाउडर एंड द अदर वन एज सिंपली बिकॉज आवर ईयर डिटेक्ट इट बेटर। हमारे कान जो होता है ना वो बहुत इजीली बता देते हैं कि अच्छा इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी लाउडनेस ज़्यादा है, इसकी लाउडनेस कम है। अगर सिमिलर इंटेंसिटी है, सपोज को दो वेव है हमारे पास, दोनों की इंटेंसिटी है सिमिलर, बट दोनों की लाउडनेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी अगर है सिमिलर तो लाउडनेस भी सिमिलर होगा, बिल्कुल नहीं, बिकॉज इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर कोई भी दो वेव है, सपोज एक वेव इधर आएगी एक वेव इधर है, दोनों की इंटेंसिटी हमारे पास सिमिलर है, लेकिन फिर भी उनकी लाउडनेस में डिफरेंस हो सकता है। कोई ऐसे साउंड होगी जो हमें सॉफ्ट लगेगी, कोई ऐसी साउंड होगी जो हमें लाउड लगेगी। तो इंटेंसिटी और साउंड इंटेंसिटी और जो लाउडनेस है दोनों ही सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप कि आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे। देखो हमने पढ़ा क्या क्या, हमने सिर्फ और सिर्फ एक वेव के बारे में पढ़ा। सिर्फ एक वेव के अंदर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है, वन वेव का टाइम कितना है, स्पीड कितनी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, लाउड कितना है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कम है, ज़्यादा है, कितनी फ्रीक्वेंटली वो वेव जो है आगे चल रही है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की है। सो आई होप कि अब आपको पता है कि जो साउंड हम पूरे दिन सुनते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।